हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। और हमने बताया था कि टैक्सोनॉमी हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में अपना सबसे अंतिम कुल हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ग्रेमिनी। ठीक है भाई, कुल हम पढ़ रहे हैं कौन सा, ग्रेमिनी, जिसका हमने दूसरा नाम क्या बताया था भाई, पोएसी कुल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया है, सामान्य लक्षणों के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा जो यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कि ग्रेमिनी का प्राप्ति स्थान एवं वितरण की, ये कहाँ पाए जाते हैं। प्राप्ति स्थान व वितरण। तो जो ग्रेमिनी कुल होता है ये आवर्तबीजी का एक क्या है, बड़ा कुल है। बड़ा कुल कैसे है भाई, आकार में बड़ा नहीं, कि इसके अंतर्गत लगभग 630 वंश, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में इसकी जो जातियां पाई जाती है लगभग 11,000 जातियां, हम कह सकते हैं 10,000 से भी ऊपर जातियां पाई जाती हैं। ठीक है भाई, इसके अंतर्गत कितने 630 वंश रखे गए हैं, और जातियों की बात करें तो लगभग 10,000 जातियां इस कुल के अंतर्गत रखी गई हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ग्रेमिनी के जो सदस्य होते हैं पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। ये क्या है, आवर्तबीजी का एक बड़ा कुल है। और भारत की बात करें तो भारत में इसके लगभग 239 वंश पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कितने, इसके लगभग 239 वंश पाए जाते हैं। और जातियों की बात करें तो भारत में इसके लगभग 1150 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये मैदानों से लेकर हिमालयी क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। तो इसकी जो जातियां होती हैं मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और हिमालयी क्षेत्रों में लगभग पृथ्वी सतह से समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई तक ग्रेमिनी के सदस्य पाए जाते हैं। ये सभी आवासों में पाए जाते हैं। इसके सदस्य पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं, पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब विश्व में इस कुल में कितने, विश्व में 630 वंश, और लगभग कितनी 10,000 जातियां रखी गई हैं। 10,000 जातियां सम्मिलित की गई हैं। भारत की बात करें तो भारत में इस कुल के कितने वंश लगभग बताया था, इस कुल के लगभग 239 वंश, और जातियों की बात करें तो लगभग 1150 जातियां पाई जाती हैं। वे लगभग 1150 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि यह आवर्तबीजियों का एक बड़ा कुल है। यह आवर्तबीजी का एक क्या है, बड़ा कुल है। ये मैदानी इलाकों से लेकर, मतलब मैदानी इलाकों में भी इसके सदस्य पाए जाते हैं, और समुद्र किनारे पाए जाते हैं इसकी जातियां। समुद्री किनारे से लेकर कहां तक, हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या पहाड़ों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग कितनी बताया था, 6,000 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। लगभग 6,000 मीटर ऊंचाई तक इसके सदस्य पाए जाते हैं। ऊंचाई तक इसके सदस्य
पाए जाते हैं। क्लियर है? ये तो हो गया इसके प्राप्ति स्थान एवं वितरण की बात। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके कायिक लक्षणों की, कि भाई जो पोएसी होते हैं इनमें क्या क्या कायिक लक्षण पाए जाते हैं। तो इसके कायिक लक्षण, कायिक लक्षण में भी सबसे पहले इसकी प्रकृति एवं आवास, प्रकृति एवं मतलब पादपों प्रकृति एवं आवास। तो इसके सामान्य लक्षण में भी हमने बताया था ग्रेमिनी के प्रकृति के बारे में या इसके सदस्यों की प्रकृति के बारे में, कि इसके जो सदस्य होते हैं किसके रूप में पाए जाते हैं, अधिकांश शाकीय एवं क्षुप रूप में पाए जाते हैं। और शाकी में भी ये एक वर्षीय के रूप में पाए जाते हैं और बहुवर्षीय शाक के रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके सदस्य, इसके अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाकीय व क्षुप होते हैं। हमने ये बताया था कि इसमें वृक्ष नहीं पाए जाते। एक्सेप्शन के रूप में इसमें एक है, अपवाद के रूप में क्या, बांस। बांस को ग्रेमिनी के अंतर्गत रखा है, उनको काष्ठीय वृक्ष माना गया है। ठीक है, क्या होते हैं वो काष्ठीय वृक्ष होते हैं, कि जिनकी हाइट क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन बांस की अनेक प्रजातियों में, बांस की अनेक प्रजातियों में, बांस की भी अनेक क्या पाई जाती है, प्रजातियां पाई जाती हैं। काष्ठीय वृक्ष प्रवृत्ति पाई जाती है में काष्ठीय वृक्ष प्रकृति पाई जाती है। यहां तक क्लियर? उसके बाद जो इसका जो सेकंड जो कायिक लक्षण होता है वो होता है मूल या जड़, मूल या जड़। तो ग्रेमिनी के सदस्यों में जड़ की बात करें तो इनमें जो जड़ें होती हैं अपस्थानिक होती हैं एवं रेशेदार होती हैं। तो इनकी जड़ें अपस्थानिक व कैसी होती है भाई, रेशेदार होती हैं, रेशेदार होती है। अब जैसे गन्ना और मक्का, गन्ना मक्का में भूमि के पास स्थित तने की पर्व संधियों पर, भूमि के पास स्थित तने की पर्व संधियों पर, पर्व संधियों पर अवस्तंभ मूल पाई जाती है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है। और इन स्तंभ मूल का जो काम होता है कि ये क्या करता है, इनका जो तना होता है इनको सीधा खड़ा करने में सहायक होती है। तो ये अवस्तंभ मूल इनके तनों को सीधा खड़ा करने में सहायक होती है। जैसे डायग्राम से देखते हैं कि ये क्या है, तना है। जैसे गन्ने की बात कर लेते हैं तो इसमें ये पर्व में विभेदित होता है। ये हो गया अपना मृदा स्तर। मृदा स्तर से नीचे तो कौन सी अपस्थानिक या रेशेदार पाई जाती है, ठीक है। लेकिन इसके पास यहाँ पर जो भूमि, जो मृदा स्तर होता है, जो भूमि स्तर होता है, इस पर जो पर्व संधियाँ होती हैं, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, जड़ पाई जाती है।
जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, अवस्तंभ मूल कहते हैं। और ये अवस्तंभ मूल होती हैं, इनको सहारा प्रदान कर देती हैं, जिससे क्या होता है, जो तना होता है क्या रहता है, सीधा खड़ा रहता है। तो इनके जो तने होते हैं इसको सीधा रखने में सहायक होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है थर्ड कायिक लक्षण, स्तंभ या तना। इसके जो सदस्य होते हैं, ग्रेमिनी के जो सदस्य होते हैं, इनमें जो तना होता है वायवीय होता है। तना कैसा होता है, वायवीय होता है, एवं ये पर्वसंधियों एवं लंबे खोखलों पर्वों में विभेदित रहता है। ये किसमें, पर्वसंधियों में एवं लंबे कुछ खोखले पर्वों में, किसमें, लंबे खोखले पर्वों में विभेदित रहता है। इस प्रकंद युक्त वायवीय तने की संपूर्ण संरचना को, वायवीय तने की संपूर्ण संरचना को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। ठीक है, कि अभी हम बात करें तना इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो किसमें इस प्रकार से, इसमें जहां से पत्तियां निकलती हैं वो तो क्या होती है, पर्वसंधि। तो ऊपर क्या पाई जाती है, पर्वसंधि पाई जाती है। इसके अलावा ये जो पर्वसंधियों की जो मध्य का जो स्थान होता है वो पर्व होता है। तो इनका जो तना होता है वो किसमें, पर्व में और पर्वसंधियों में विभेदित रहता है। ठीक है, अधिकांश जो सदस्य होते हैं उसमें जो पर्व पाए जाते हैं, जैसे ये क्या हो गया, पर्व हो गया। ये पर्व क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो सदस्य होते हैं उसमें जो पर्व होता है ये कैसा, ठोस भी पाया जाता है। अधिकांश में तो कैसा होता है, खोखला होता है, लेकिन कुछ में पर्व कैसा होता है, ठोस भी पाया जाता है। पर्व कुछ सदस्यों में ठोस होता है। और ठोस किस में पाया जाता है भाई, जैसे मक्का। ठीक है, इसके अलावा थेमेडा, पादप का नाम क्या है, थेमेडा। और एक होता है एंड्रोपोगोन, एंड्रोपोगोन। इनमें जो पर्व होता है इनका कैसा होता है, ठोस होता है। जबकि कुछ जो सदस्य होते हैं उनमें कैसा होता है, खोखला होता है। उनके सदस्यों की बात करते हैं तो कुछ सदस्यों में ये खोखला होता है। अब खोखला की बात करें, जैसे गेहूं का पादप सभी ने देखा है, गेहूं का जो पर्व होता है कैसे होता है, खोखला होता है। इसके अलावा आपने बांस देखा होगा, बांस, उसमें जो पर्व पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, खोखले होते हैं, उनके बीच में स्पेस पाया जाता है। इसके अलावा कुछ जो घास कुल के पादप होते हैं, जैसे घास, उनमें जो तना ऊर्ध्व भी पाया जाता है। इनमें जो तना होता है सीधा भी पाया जाता है, जैसे गेहूं में, बांस में पाया जाता है। और कुछ में श्यान मतलब फैला हुआ पाया जाता है। और विसर्पी होता है, विसर्पी होता है। ये किन में पाया जाता है, श्यान और विसर्पी। जैसे घास होती है, दूब, जिसको दूब घास हम बोलते हैं। बहुवर्षीय प्रजातियों जैसे, बहुवर्षीय प्रजातियां जैसे, अब बात करते हैं दूब। ये कैसे होती है, ऊपरी भूस्तरी एवं भूस्तरी होती है। ऊपरी भूस्तरी व भूस्तरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है पर्ण या पत्तियां।
तो पोएसी कुल के जो सदस्य होते हैं, जो पर्ण होती हैं, वो एकांतरित प्रकार की होती हैं। कैसी होती है? एकांतरित प्रकार की होती है, सरल होती हैं एवं द्विपंक्तिक होती है, एवं द्विपंक्तिक होती है। और जो पत्तियां होती हैं, इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब ये समानांतर शिरा विन्यास क्या होता है? जैसे आपने गेहूं का पादप, बाजरे का पादप देखा होगा, ये इसका तना हो गया, इसमें जो पत्तियां होती है कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये पत्ती हो गई, इसके अंदर क्या पाई थी? शिराएं पाई जाती हैं। क्या पाई थी? शिराएं। जैसे ये देख लेते हैं, ये क्या है? पत्ती है। इसमें क्या पाई थी? अंदर की तरफ शिराएं पाई जाती हैं। वो कैसी होती है? समांतर होती है, इस प्रकार की लाइनिंग के रूप में पाई जाती है। पत्ती के अंदर क्या पाई थी भाई? ये क्या होगी? पर्ण। ये क्या होगी? अंदर शिराएं। तो शिराएं होती है, क्या होती है? समानांतर होती है एक दूसरे के। इस प्रकार इनमें जो शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है, शिराओं का जो अरेंजमेंट पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? समानांतर प्रकार का होता है। तो जो सदस्य होते हैं ग्रेमिनी के, उनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। इनमें प्रत्येक पर्ण एक फलक व पर्ण आच्छद में, एक फलक व पर्ण आच्छद में विभेदित होती है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था भाई इस प्रकार का, तो ये वाला जो भाग होता है, ये क्या कहलाता है? इसका फलक कहलाता है। ठीक है, और पर्ण आच्छद की जो पर्ण आच्छद क्या कहलाता है? कि वो भाग जो तना होता है उसको घेरे हुए रहता है, पत्ती का वह भाग जो तने को घेरे हुए रहता है चारों तरफ से, वो क्या कहलाता है? पर्ण आच्छद। पर्ण का नाम पत्ती, ठीक है, आच्छद मतलब घेरना, ठीक है, घिरा हुआ। तो जो घिरा हुआ रहता है वो पर्ण आच्छद कहलाता है। तो इसमें जो प्रत्येक जो पत्ती होती है किसके रूप में? फलक में और पर्ण आच्छद में विभेदित होती है। इनमें जो पर्ण आच्छद होता है, पर्ण आच्छद कलम को, जो तना होता है जिसको हमने बताया था वो क्या कहलाता है? कलम कहलाता है। तो कलम को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, तो ये होते हैं भाई ग्रेमिनी के कायिक लक्षण।